हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर जहां पैसों से ज्यादा जान मायने रखती है, लेकिन आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खराब है कि अगर कोई आदमी एक बार इसमें घुस गया तो वो गरीब बनकर ही बाहर आएगा। जान बचेगी या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन आपका गरीब बनना तय है। आद है जिसका ब्रेन और किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जो बस अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, इसके बावजूद कि वो बस मरने वाली है, डॉक्टर उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर जिंदा रखते हैं ताकि वो इसके पेरेंट्स से और ज्यादा पैसे निकलवा सके। मैंने खुद 2 साल से ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में काम किया है, सो मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डार्क रियलिटी के बारे में अच्छे से समझा सकता हूँ। भारत में प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए। एक दवा एक दुकान पर 800 से 1000 में मिल जाती है, वहीं किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के दवा स्टोर पर वही दवा 15000 में मिलती है। आज के अस्पताल यमराज हो गए हैं, जो दिखते हैं, पैसा लेते हैं और मौत देते हैं। प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए। इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज हाईएस्ट अर्निंग बिजनेस बन चुके हैं, जो ना सिर्फ नॉर्मल डेज में पेशेंट से ओवरचार्ज करते हैं, बल्कि कोरोना पैंडेमिक जैसी डिजास्टर सिचुएशन में भी इन हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट आसमान छू रहा था। ये हॉस्पिटल्स न सिर्फ ट्रीटमेंट के नाम पर ओवरचार्ज करते हैं, बल्कि दवाइयों और छोटे छोटे इक्विपमेंट में भी ओवरचार्ज करते हैं। और जब इतने में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भूख नहीं मिटती, तो वो अपने हॉस्पिटल के बेड्स की कीमतों को 3 या 4 स्टार होटल के रूम के बराबर रख देते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर्स को भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन रियलिटी वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सब काम करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर की भी गलती नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पीछे से प्रेशर बनाया जाता है ओवरचार्ज करने के लिए और बेफजूल के स्कैन और ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसे में डॉक्टर ना चाहते हुए भी अननेसेसरी ट्रीटमेंट करते हैं। इससे पहले कि हम हॉस्पिटल्स की डार्क रियलिटी देखें, हमें इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के रोल के बारे में समझना होगा। साल 1947 में जब हम आजाद हुए तो उस समय इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 साल थी, जो आज ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। साल 1950 में इंडिया में केवल 50,000 सर्टिफाइड डॉक्टर थे, वहीं आज करीबन 14 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। और ये डाटा सर्टिफाइड डॉक्टर्स का है। झोला छाप डॉक्टर्स की इसमें कोई गिनती नहीं है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि इंडिया में ऑफिशियली हर 834 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, जिसके हिसाब से इंडिया में कम लोग बीमार पड़ने चाहिए और जो बीमार हैं वो जल्दी ठीक होने चाहिए। लेकिन रियलिटी आप सब जानते हो, आज इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजरली प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करते हैं। इंडिया में आज करीबन 19 लाख हॉस्पिटल बेड्स हैं, जिसमें 12 लाख से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया में टोटल 95,000 ICU बेड्स हैं, जिसमें 60,000 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। इसका मतलब इंडिया का 2/3 हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खराब है कि लोगों को ट्रीटमेंट के लिए 1-2 दिन पहले से लाइन लगानी पड़ती है, तब जाकर कहीं नंबर आता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 1/3 लोग ही केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ट्रीटमेंट के लिए बेहतर जगह मानते हैं, और इसी के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। साल 2018 में 4 पेशेंट्स के बिल को एनालाइज किया गया, जो दिल्ली के 4 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थे। और जब इन बिल्स को केयरफुली ऑब्जर्व किया गया तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। स्टॉपकॉक, जो कि एक मेडिकल इक्विपमेंट है, जो हॉस्पिटल्स को करीबन 5.77 या करीबन 6 रुपए में पड़ता है, लेकिन पेशेंट्स को इसी इक्विपमेंट के लिए करीब 106 रुपए देने पड़े। और एक सिरिंज जो हॉस्पिटल सिर्फ 15.29 रुपीज में खरीदता है, उसके लिए पेशेंट से 200 रुपए तक चार्ज किए जा रहे थे। और ये दिल्ली के नामी हॉस्पिटल्स BL कपूर, फोर्टीज मेमोरियल, मेगदांता और मैक्स हॉस्पिटल से थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि इन्हीं छोटे मोटे इक्विपमेंट के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल 300 से 1700 गुना मार्जिन कमाती हैं। और बस इक्विपमेंट से ही नहीं, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिसिन से भी मोटा पैसा कमाते हैं। साल 1997 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी बनाई, जिसका काम इंडिया में ड्रग्स की कीमतों को रेगुलेट करना था, ताकि लोगों को ज्यादा पे ना करना पड़े। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल इससे बचने के लिए केवल वही दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं जो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं होती। NPPA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्केड्यूल दवाइयों से 100 से 200% कमाते हैं, वही अनस्केड्यूल दवाइयों से 300 से लेकर 1700% का मुनाफा कमाते हैं। तीसरा तरीका जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसे कमाते हैं वो है बेड्स। एक गरीब आदमी को भी टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कुछ सीट EWS कोटा में रिजर्व करनी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो सब्सिडाइज लैंड पर बने हैं, उन्हें 10% EWS कोटा इन पेशेंट्स को और 25% कोटा आउट पेशेंट्स के लिए रिजर्व करना होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये सीट रिजर्व करते भी हैं, लेकिन इसका मतलब
ये नहीं कि कोई भी गरीब इसमें ट्रीटमेंट करा सकता है। EWS कोटा से आपको सिर्फ बेड मिलता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट का खर्चा, कंसल्टेशन फी, दवाइयों का खर्चा, टेस्ट का खर्चा और ऐसे कई सारे एक्सपेंस देने पड़ते हैं। मतलब घूम फिर के बाद वहीं पर आ जाती है। कोरोना के टाइम में दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की EWS सीट्स की ऑडिट की गई तो पाया गया कि 64% बेड खाली पड़े हैं। पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में EWS सीट का खाली होना साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन सीट्स के ऊपर स्कैम होते हैं। अगर आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और 3 to 4 स्टार होटल्स में कंपेयर किया जाए तो हॉस्पिटल के बेड का प्राइस होटल के रूम से ज्यादा आएगा। अब इसके बाद आखिर सॉल्यूशन क्या है? पहला, इंप्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटी। इंडिया को अगर पॉपुलेशन के मामले में देखें तो नंबर 1 पे आता है और GDP में हम 5th रैंक पर हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें तो वो हमारी GDP का 2% भी नहीं है। अगर इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो GDP का 5% हिस्सा पब्लिक हेल्थ को जाना चाहिए, तब जाकर कहीं सुधार आएगा। और जब पब्लिक हेल्थ में सुधार आएगा तो ऑटोमेटिक लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम जाएंगे। नंबर 2, ऑडिटिंग। हर एक स्टेट को अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑडिटिंग टीम बनानी चाहिए ताकि वो हॉस्पिटल्स में जाकर हॉस्पिटल के बिल्स के चार्जेस को देख सकें। तभी ओवरचार्ज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताओ।